मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस डायबिटीज़ के अंदर हम जब डिस्कशंस कर रहे थे तो डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। कि अगर आपके पास कोई एक डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। आपको बता दिया मैंने इतने सारे ड्रग्स के बारे में, लाइक आपको मैंने बाइक्यूनाइट्स के बारे में बताया, लाइक इसका एग्जांपल मेटफॉर्मिन हो गया। सल्फोनिल यूरिया के बारे में बताया जिसका एग्जांपल ग्लिमिप्राइड हो गया। ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं ग्लाइकोमेट के नाम से। अगर डोज को थोड़ा सा टेपर करेंगे या बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे तो वहाँ पे GP1 GP2 के नाम से भी आता है ये। फिर उसके बाद हमने बाइग्योनाइट्स, सल्फोनिल यूरियास, मिग्लिनेटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन के लिए कुछ ड्रग्स बताए एक कार्बोज जैसे। फिर उसके बाद ग्लिप्टिन्स, और फिर कुछ हमने और सब्स्टिट्यूट और इंसुलिन वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये सारे ड्रग्स जो हैं ये सारे मतलब एंटी डायबिटिक फार्माकोलॉजी में आते हैं। बट इसका इस्तेमाल, इसको प्रिस्क्राइब कैसे करना है पेशेंट को, सो दैट एक बेटर रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। और हमारे पास क्या क्या किस एज पे, किस टाइम पे, किस स्टेज पे हमें कौन से पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ इससे स्टार्ट करनी है और कौन से समय पे हमें उसको दवाइयों को बंद करनी है या कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आप कहते हैं आपकी पैथी कुछ भी, आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अगर कोई भी पेशेंट है, कोई पहले से मेडिसिन लेता हुआ आ रहा है तो कितने समय से लेके आ रहा है, कितने समय से वो खा रहा है उस मेडिसिन को, उससे कितना उसको रिलीफ मिल रहा है भी या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो डोज मेडिसिन का रहता है वो कम ले रहा हो, टेपर डोज में हो, या जो उसका कंडीशन बॉडी का अभी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है और पहले कहते हैं जो था उसका थोड़ा बेटर कंडीशन में, तो बेटर कंडीशन में वो कम डोज में दवाइयाँ ले रहा था। अभी क्या कंडीशन ख़राब हो गया, उसने क्या है लापरवाही बरतता गया, उसने अपना केयर नहीं किया, उसने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती और उसका कंडीशन अब क्या और ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी क्या कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होने लग गए। तो उस केस में जो पहले 2 साल पहले या 1 साल पहले जो दवाइयाँ खाता, ज़रूरी नहीं है कि वही दवाइयाँ चलती रहेंगी, वही दवाइयाँ कंटिन्यू रहती होंगी। जैसे-जैसे एज बढ़ता जाता है, बॉडी का जो सिस्टम है वो धीरे-धीरे और वीक होता जाता है और कमज़ोर हो जाता है। उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है दवाइयों की भी डिमांड बढ़ती जाएगी अगर इंसान एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं कर रहा है, अच्छा डाइट नहीं फ़ॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। और जब चीज़ें ख़राब होंगी तो वहाँ पे उसके हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा। वो क्या डील करेगा, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर्स को उसके हिसाब से उसे अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज़, प्लस उसका क्या रिस्पॉन्स है उस मेडिसिन पे, पर्टिकुलर मेडिसिन पे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी कि नहीं मिल रहा है। ये सब सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और इस मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप होना चाहिए, हमें कैसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए मेडिसिन, कौन से स्टेज पे क्या मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना है और कौन से स्टेज पे हमें मेडिसिन बंद करना है और इंसुलिन स्टार्ट करना है। सो एज एज एडवांसेस बीटा सेल फंक्शंस डिक्रीजेस and requirement of anti-diabetic drugs initially and insulin later goes on increasing. The drug treatment move through 5 stages. Stage 0 is if postprandial is 160 to 200 mg%, strict to diet and exercise only and reassess every 3 months. सो बेसिकली इनिशियली अगर कोई न्यूली सस्पेक्टेड डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई न्यूली सस्पेक्टेड डायबिटिक, लाइक उसको पता नहीं था कि उसको डायबिटीज़ है, कुछ दिन से सिम्टम्स दिख रहे थे, पेशाब बहुत ज़्यादा लग रहा था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, गलती से भटकते भटकते डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत हुई है। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो कि अपना फुल बॉडी का चेकअप करा लो, पैसे भी बनेंगे हमारे और तुम्हारा पूरा बॉडी का असेसमेंट भी हो जाएगा। तो बंदे ने कहा कि चलो ठीक है, फुल बॉडी का चेकअप करा लेते हैं। फुल बॉडी के चेकअप में उसको पता चला कि उसका HbA1c हल्का-फुल्का रेज़ दिख रहा है, उसका ब्लड शुगर भी कुछ रेज़्ड आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि देखो तुम क्या हो, अब डायबिटीज़ के करीब पहुँच रहे हो या डायबिटीज़ तुम्हारे आस-पास कहीं न कहीं सराउंडिंग में घूम रहा है, तो तुम्हें वो कभी भी लपेट सकता है। तो लपेटेगा, उससे पहले तुम क्या करो, सावधानी बरतना स्टार्ट कर दो। डाइट ऐसा फ़ॉलो करो जिससे क्या तुम्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएँ। एक्सरसाइज़ या योगा वगैरह, आसन्स वगैरह वो परफ़ॉर्म करो जो डायबिटीज़ के लिए हितकर है, जो डायबिटीज़ में आपको हेल्पफुल है। तो आप ये सब चीज़ें पेशेंट को बताकर उसको स्ट्रिक्ट कर सकते हो डाइट और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस पे। फिर उसके बाद उसको कहते हैं 2 से 3 महीने के बाद आप उसको रीअसेस करो, चेक करो कहीं उसका बॉडी का कंडीशन पहले जो था वैसा ही है या कुछ ख़राब हो गया है या पहले से इम्प्रूव्ड हुआ है। अगर कंडीशन इम्प्रूव्ड हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर कंडीशन ख़राब हुआ है तो वहाँ पे हमें क्या है कि अब हमें मूव ऑन करना है एक नई मेडिसिन्स के साथ। उसके प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाइयाँ ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ पैसे बनाने पड़ेंगे हमें। तो वहाँ पे क्या है कि क्या मेडिसिन स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग अभी न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज़ है तो स्टार्ट विद बाइग्यूनाइट्स में हमने क्या पढ़ा था, मेटफॉर्मिन 500 mg 250 mg जो भी है। इनिशियली आप टेपर डोज कम डोज में स्टार्ट करो, 250 mg स्टार्ट करो, फिर 500 mg पे जाओ। इनिशियली ओडी रखो, फिर बीडी करो।
डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना मेंटेन कर रहा है और उसका ब्लड शुगर लेवल कितना मेंटेन रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड इनसाइड योर माइंड. इट शुड बी वेल नोटिस्ड एंड वेल ऑब्जर्व्ड. After observing everything, after observing every aspect of the patient, you should start prescribing the medications, but initially start with lifestyle modification as well as diet modification, so that he can be arrested to that stage 0 stage only. और उसका रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर मेडिकेशन डजेंट इंक्रीज. ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बहुत समय तक एक कहते हैं ना, परहेज से इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जितना जब तक परहेज कर सकता है, कंट्रोल कर रहा है, उतनी अच्छी बात है. उसका क्या है कि आगे बॉडी का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब डेवलप नहीं होंगे. और अगर डायबिटीज़ हो जा रहा है तब भी परहेज तो उसे करना ही करना है. तो ये चीज़ तो इनिशियली उसको समझा ही देना है कि ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करते रहना है. कब तक करना है भाई? जब तक तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे शरीर से डायबिटीज़ एकदम से दूर नहीं हो जाता. एकदम से दूर होगा इसकी कमिटमेंट हम नहीं दे सकते, बट कितना उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कितना उसको मैनेज कर सकते हैं, ये चीज़ उसको हम बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको काउंसल कर सकते हैं कि अगर तुम मेडिसिन ले रहे हो टाइम से, अगर तुम डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, तो आगे चीज़ें कंडीशंस खराब होने से बच सकती हैं. बद से बदतर सिचुएशन ना हो, इसलिए चीज़ें मेरी बात मानो, दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर दो इनिशियली. सो स्टेज 0 के बाद आता है स्टेज 1. तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट है, कहते हैं कंट्रोल नहीं हो रहा, उसका डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या है, स्टार्ट करना है, मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करना है. मेटफॉर्मिन में टैबलेट ग्लाइसिफेज 500 mg ओडी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो. ट्रेड नेम उसका ग्लाइसिफेज के नाम से मार्केट में आता है. बहुत सारे पेशेंट है जिनको तो ये नाम रट जाता है क्योंकि बहुत समय से वो खाते हुए आ रहे हैं. तो वहाँ पे टैबलेट ग्लाइसिफेज 500 mg जिसका सॉल्ट है मेटफॉर्मिन, स्टार्ट विद दिस at stage 1 when the patient is not able to control his blood sugar level with strict diet and lifestyle modification. So how to start, how to prescribe this metformin? If postprandial pp or blood sugar is 160 to 200 mg%, advise strict diabetic diet, regular exercise for weight reduction in case of obese patient. Check blood sugar fasting and postprandial after 15 days. If normal, check every 6 months to 1 year. If still high, start with tablet glyciphase half daily for obese patients after food, or tablet semi-daily 1 daily for thin patient before food. Adjust the dose as required. तो इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि इनिशियल स्टेज पे आपको पेशेंट को समझाना है, स्ट्रिक्ट करना है, डायबिटिक डाइट पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है. अगर मोटा तगड़ा हट्टा खाटा इंसान है तो उसे बोलना है कि भाई देख सुन मेरी बात, तेरा जो मोटापा है ना तेरे को खा जाएगा. और खाएगा कैसे कि तेरे को इतना तकलीफ देगा, इतना परेशान देगा कि तू समझ भी नहीं सकता इस चीज़ को कि आगे सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती हैं. उसको उस समय डरा दो, ज़्यादा अच्छा है. क्या पता वो केयर करे और चीज़ें आगे ख़राब होने से बचा सके. तो अगर मोटा है, ओबीस पेशेंट है, उसको स्ट्रिक्ट बोलो कि यार देखो तुम्हें वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम वगैरह जा सकते हो, बट ये है कि इतना एक्सरसाइज करो जितना तुम्हारी बॉडी कर सकती है, जितना बॉडी तुम्हारा बर्दाश्त कर सकती है. अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, थोड़ा सा हाथ पैर डुलाओ. ऐसा नहीं कि सिर्फ खा खा के सो रहे हैं, सोने से चीज़ें और ख़राब होंगी. तो उसको कुछ ना कुछ बॉडी में मूवमेंट लेके आना पड़ेगा. उसके साथ साथ उसको बोलना, ये समझाना है कि अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग चेकअप कराते रहा करो, हमेशा एसेस करते रहा करो. हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे या साल भर में एक बार. तो एक बार डॉक्टर जो तुम्हारा जिसको भी दिखा रहे हो उसको एक बार शक्ल अपना दिखा के कहते हैं अपना प्रेजेंट कंडीशन क्या है उस चीज़ को मॉनिटर करो. उसका क्या कंडीशन है, क्या अभी ब्लड शुगर मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. या अगर पेशेंट को लग रहा है कि सिम्टम्स हैं, उसको तकलीफ है, तो ये थोड़ी इंतजार करना है कि जब कंडीशन डॉक्टर साहब बुलाएंगे तभी जाएंगे. जब उसको लग रहा है कि हाँ मेरे को कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिससे उसकी बॉडी को अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे वो भागा भागा डॉक्टर के पास जाए, अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करा के वहाँ पे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन. क्या स्टार्टिंग में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, मेटफॉर्मिन देना है. मेटफॉर्मिन क्या है, कितना देना है, पहले टैबलेट ग्लाइसिफेज हाफ स्टार्ट करो, हाफ ओडी स्टार्ट कर दो. अगर उसे कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर फुल कर दो, एक टैबलेट कर दो, ओडी कर दो. और फिर अगर उसमें भी नहीं कंट्रोल हो रहा है फिर आगे देखेंगे क्या करना है. लेकिन अभी क्या है कि अगर ओबीस पेशेंट है तो वहाँ पे आप टैबलेट ग्लाइसिफेज दे सकते हो, हाफ ओडी. और अगर थिन पेशेंट है तो वहाँ पे टैबलेट से सेमी डेओनिल लाइक हाफ टैबलेट ऑफ डेओनिल टैबलेट दे सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो. मतलब सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते चीज़ें समझ में आ जाएंगी. कोशिश करो समझने की. स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे ओनली डाइट प्लस एक्सरसाइज. स्टेज 1 व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज कहते हैं BSL, सो स्टार्ट विद टैबलेट मेटफॉर्मिन. इन केस ऑफ थिक पेशेंट और ओबीस पेशेंट, मोटे पेशेंट में आपको ग्लाइसिफेज दे सकते हो.
और अगर दुबला पतला है तो वहाँ पे आप डेवनिल टैबलेट हाफ दे सकते हो। इनिशियली स्टार्ट करो हाफ से, बाद में उसको टेपर करेंगे और बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत होगा। अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो हो सकता है हम उसे बंद कर देंगे, बट स्टार्टिंग में ऐसे प्रिस्क्राइब रहता है। सो एडजस्ट द डोज एज रिक्वायर्ड, जैसे जैसे बॉडी का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप डोज आप मॉनिटर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। So if fasting sugar is normal and postprandial is high, first try a carbos which reduces carbohydrate absorption. If a good control is maintained by a very small dose, example half tablet for semidionyl or glyciphage, then after a few days stop the drug and observe whether the patient can be maintained or diet or exercise only. Tablet Glucobay 50 mg TDS to be taken with first morsel of meals. It is a costly drug. If this fails to control postprandial hyperglycemia, add sulfonylurea, that is tablet semidionyl or glynis 2.5 mg or glycide. सो बेसिकली सिंपल सा फंडा है, अगर फास्टिंग शुगर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, पोस्ट प्रेनेडियल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको कुछ लाइक एकॉर्बोस भी ऐड कर सकते हो प्रिस्क्रिप्शन में अदर देन दिस मेटफॉर्मिन। एकॉर्बोस क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो वहाँ पे यह है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो रहा है ना, उसको डेवलप होने से ये प्रिवेंट करता है। तो इसको बेसिकली खाना खाने से पहले लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। खाना खाने से पहले जो खाएगा बंदा, तो वो क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट का ये बनना होता है ना, उसको काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है। सो टैबलेट ग्लूकोबे 50 mg TDS देते हैं टू बी टेकन विद फर्स्ट मॉर्सल ऑफ एवरी मील्स। एंड अगर इसके बावजूद भी अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है और ब्लड शुगर मेंटेन नहीं हो रहा है और पेशेंट अभी भी सीवियरली अफेक्टेड है और उसकी परेशानी, दिक्कत, समस्या जो भी है वो सब बढ़ते जा रही है, तो अगर ये चीज़ें बढ़ रही है तो वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, एक न्यू ड्रग ऐड करना पड़ेगा, नया मेडिकेशन ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे सल्फोनिलयूरिया ऐड करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंटी डायबिटिक ड्रग्स में। स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन, ऐड सल्फोनिलयूरिया इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू मैनेज द कंडीशन। सल्फोनिलयूरिया कब ऐड करेंगे ये हम समझेंगे। So if postprandial blood sugar is 250 mg% or more, स्टार्ट विद डायबिटिक डाइट। एक्सरसाइज वही सेम चीज़ है, पुरानी कहानी, डाइट और ये एक्सरसाइज तो चलता रहेगा। इसका तो रिश्ता हर बीमारियों में है कि भैया देखो, तुम्हें तो एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आहार उसका मेंटेन्ड है, उसका विहार मेंटेन्ड है और जो औषध ले रहा है, ये चीज़ें तीनों चीज़ मेंटेन करके चल रहा है ना, तो चीज़ें जो फ्यूचर में एस्केलेट होती है, उसकी इलनेस की सीरियसनेस वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस, खूंखार, डरावना, भयावह बीमारी नहीं होगा। तो उसकी जो DPS है, उसका दिक्कत, परेशानी, समस्या जो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेडिकेशन ऐड करना चाहिए या ऐड करना पड़ेगा। सो every patient need to be follow a strict diabetic diet in case of a person who is suffering with diabetes. Other than that, exercise is needed. And tablet glyciphase 1 OD if patient is obese, and tablet euglucon or glynis or glymis 1 OD if patient is thin. So this should be added if the blood sugar is more than 250 mg% or more. देन स्टेज 2 में हमने बताया था कि मेटफॉर्मिन का सल्फोनिलयूरिया ऐड करते हैं, कुछ ट्रेड नेम जिस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट ग्लाइसिफेज 500 mg BD और TDS कैन बी प्रिस्क्राइब, टैबलेट ग्लिमिप्राइड और टैबलेट ग्लाइबेन क्लामाइड, टैबलेट ग्लाइकाजाइड, टैबलेट ग्लाइपिजाइड और यूज फिक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टैबलेट ग्लाइकोमेट GP1 और GP2 which is a combination of metformin plus glimepiride, and tablet glipizide MBD is a combination of metformin plus glipizide. So basically sulfonylurea according to the body composition, according to the area location जहाँ पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, भाई गांव में हो तो वहाँ पे ग्लिमिप्राइड मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ग्लिमिप्राइड से अगर महंगी चीज़ है, लाइक आप और भी बहुत सारी मेडिसिन आते हैं सल्फोनिलयूरिया की कैटेगरी में, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो मैंने भी बताया। अगर उनमें से कोई भी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, या जो भी अपने OPD या जो भी हॉस्पिटल में आप रख रहे हो, अगर ग्लिमिप्राइड या सल्फोनिलयूरिया टैबलेट रख रहे हो तो उसमें ये सारे क्लासिफिकेशन ऐड ऑन कर सकते हो। तो पेशेंट को स्टार्ट करना है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन के बाद सल्फोनिलयूरिया, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टप्रेनेडियल एंड BSL जो उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, जो उसका कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीज़ें, ये सब चीज़ें ध्यान देने के बाद ही हम उस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। देन थर्ड स्टेज इज एड द थर्ड न्यू ड्रग। सो बेसिकली सल्फोनिलयूरिया के बाद अभी क्या है कि देखो उस पर भी कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे आप टैबलेट ग्लिप्टिन्स ऐड कर सकते हो, टैबलेट सीटाग्लिप्टिन 100 mg OD और टैबलेट वॉबलीगोस 0.3 mg OD और टैबलेट आयोग्लिटाजोन 15 mg OD। In spite of optimum or maximum dose of 3 drugs, PP remains more than 200 mg% and HbA1c is more than 7%, then it is time to start insulin.
सो बेसिकली दिमाग में तुम्हारे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था ना कि अभी तक सोच रहे हो कि भैया इंसुलिन कब आएगा, इंसुलिन की बात हुई नहीं अभी तक, भैया क्या चल रहा था, दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। हमने तो देखा है पेशेंट जो सिर्फ इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन दवा ववा ठोकते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सल्फोनिल यूरिया के बाद जो तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पेशेंट है, अच्छा खासा पैसा उसके पास खर्चा कर सकता है, तो वहाँ पे आप कुछ नया ड्रग्स ऐड कर सकते हो, नया कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो, लाइक ग्लिप्टिन्स ऐड कर सकते हो, या कार्बोहाइड्रेट रिडक्शंस के लिए आप कुछ मेडिसिन ऐड कर सकते हो, या कुछ वॉबलीगोस वगैरह ऐड कर सकते हो। या अगर पेशेंट है जिसका इरेगुलर मील्स टाइमिंग है, जो कभी सुबह दोपहर शाम सोता रहता है, रात में सिर्फ जगता है काम करने के लिए, या रात में उसका शायद दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो, उसकी काम की जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ती हो रात में, तो उस टाइम पे अगर वो ऐसा है कि खाना नहीं खा रहा है, सुबह नहीं खा रहा है, दोपहर में नहीं खा रहा है, जो उसका इरेगुलर में, तो वहाँ पे आप मिगलिनटाइड्स जो कैटेगरी हमने पढ़ा था उसमें से कुछ दवाइयाँ ऐड कर सकते हो। तो दवाइयाँ का ऑप्शन बहुत है, डिपेंड करता है क्या पेशेंट ले रहा है। या अगर पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन में गया, हॉस्पिटल में गया था भैया, वहाँ पे देखा कि इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब हो सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना एटलीस्ट क्या दवा खा रहा, तो जिसको आप, अगर आप अल्टर करना चाहते हो, अगर आप अपनी समझदारी दिखाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा मैनेजमेंट पता है, तो वहाँ पे पहले तो ये बताना चाहिए कि वो मेडिसिन क्या खा रहा था, कौन सी दवाइयाँ वो ऑलरेडी ले रहा था, या अगर आपने कुछ नया दिमाग में चल रहा है, नया प्लान चल रहा है, तो वहाँ पे कैसे क्या मेडिसिन ऐड करने भी है कि नहीं करने, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो ऐड थर्ड न्यू ड्रग आफ्टर द पेशेंट इफ ही इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द ब्लड शुगर। अगर 200 mg/% से 2-3 ड्रग्स दवाइयाँ खा रहा है, ग्लिप्टिन्स भी ले रहा है, ग्लिमिप्राइड भी ले रहा है, मेटफॉर्मिन भी ले रहा है, फिर भी उसका कंट्रोल नहीं है ना, तो उस केस में क्या करना है ना भाई, 3 ड्रग्स को तो थोड़ा सा साइड रखते हैं, एक मेटफॉर्मिन कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन क्या करना है साथ में इंसुलिन ऐड करना। अभी समझ में आ गया है कि चीज़ें, अब ये समझ आ गया ना जो जहाँ पे इंसुलिन देना स्टार्ट करना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि उसने हमको जितनी दवाइयाँ खिलानी थी ना, गोलियाँ जितनी देनी थी दे दी, बस जाओ भाई, कुछ ना हो रहा, कोई फ़ायदा ना हो रहा, वो पेशेंट परेशान ही है, वो बार बार परेशानी कर रहा है आपको आके कि डॉक्टर साहब कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे उसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दो। अब सीधे उसको इंसुलिन मतलब ब्रह्मास्त्र सीधे इंजेक्ट करके देंगे। अभी वाला खाने पीने वाला सिस्टम गया, अभी सीधे इंजेक्ट करना है इंसुलिन, इंसुलिन देना है उस पेशेंट को, कैसे देना है, क्या देना है, कौन सा इंसुलिन देना है, ये भी हम डिटेल में समझ सकते हैं चीज़ें आगे। बट द थिंग इज, पहला स्टेज पे हमने क्या कहते हैं, जीरो स्टेज पे हमने डाइट और एक्सरसाइज, स्टेज 1 पे मेटफॉर्मिन, स्टेज 2 पे सल्फोनिल यूरिया, स्टेज 3 पे सर्टेन न्यू ड्रग्स कैन बी एडेड, एंड स्टेज 4 इज द स्टेज ऑफ वेयर यू शुड स्टार्ट द इंसुलिन। अभी जो टाइम है वो इंसुलिन का है, तो इंसुलिन दे दो, इंसुलिन स्टार्ट कर दो, बहुत हो गया दवाइयों के साथ खेल, अब चलेगा इंसुलिन का। Now comes the stage 4 is we are done with every medication, now we are going to start with insulin। अभी हमें इंसुलिन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है कि when to start insulin, when it's the case of type 1 और जुवेनाइल और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, वहाँ पे हमें पता है पेशेंट के अंदर, विक्टिम के अंदर, या नॉट विक्टिम, पेशेंट के अंदर जो बंदा हमारे पास आया ओपीडी में, उसका तो भाई इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे तो इंसुलिन तो देने ही पड़ेंगे, इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे ही करेंगे वहाँ पे। दूसरा क्या है, टाइप 2 मैच्योरिटी ऑनसेट, और कहते हैं जो नया डायबिटीज़ डेवलप होता है, तो अगर ओरल ड्रग्स है वो फेल कर जाता है, ओरल ड्रग से उसका बीएसएल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 गोलियां 4 गोलियां खिला के क्या फ़ायदा जब उस पेशेंट का बीएसएल मॉनिटर्ड ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे तो हमें उसका कहते हैं इंसुलिन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। If postprandial remains more than 160 mg% and HbA1c is more than 7%, so in that case also you should start with insulin. If there is the case of any diabetic or person who is in stressful condition like infection, surgery, pregnancy, jaundice, ketoacidosis or diabetic coma, or if there is a case of any complications of diabetes like peripheral neuritis, diabetic nephropathy और diabetic retinopathy। सो बेसिकली अगर कोई पेशेंट है, कोई विक्टिम है, कोई भी ऐसा है, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 का हो, उस केस में हमें उसको इंसुलिन इंजेक्ट करना चाहिए, इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो भी है। फिर टाइप 2 में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसका क्या है कि अगर वो जो दवाइयाँ खा रहा था, मेडिकेशंस खा रहा था, उस पे उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंसुलिन लेवल नहीं, इंसुलिन मेंटेन नहीं हो रहा है, और उसको लगता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अब है, तो वहाँ पे भी स्टार्ट कर दो। फिर तीसरा कि एक कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसकी कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन होने वाला है, और अचानक से उसका बीएसएल काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हो गया और सुबह वो घबराया हुआ है, तो उस केस में भी हम उसको कहते हैं इंजेक्ट कर सकते हैं इंसुलिन। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहा है किसी पेशेंट में, लाइक हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे थे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इन सब जैसे कंडीशंस में भी पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ सकता है। अगर पेशेंट का पैंक्रियाज ही बाहर निकाल दिया गया है, कोई सर्जरी हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, किसी
मतलब लापरवाही इतनी कर दी थी कि उसका भाई किसी तरीके से या किसी ने मतलब पैंक्रियास निकाल के हटा दिया, तो वहाँ पे भी उस पर्सन को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या प्रेगनेंसी का कंडीशन हो, जॉन्डिस का कंडीशन हो, तो बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे हमें इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। वहाँ पे दवाइयों से उस पेशेंट का जो कंडीशन है वो कंट्रोल में नहीं आता है, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारे मेडिकेशंस और भी हैं, बहुत लोग हैं बहुत ठोक के दावा करते हैं कि यार मेरी दवाइयाँ ऐसी हैं, मैं तुम्हें क्या कहते हैं 2 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में तुम्हारी डायबिटीज़ दूर कर दूँगा, तुम्हारा जो शुगर वाली बीमारी है, चीनी वाली बीमारी है, उसको मैं दूर कर दूँगा। तो वहाँ पे पेशेंट भागे-भागे जाते हैं, वहाँ पे तो क्या करते हैं ना, नए-नए डॉक्टर होते हैं, नए-नए मार्केट में आए होते हैं, वो कहते हैं कि डायबिटीज़ का मेरे पास बहुत ज़्यादा कमांड है। वो क्या कहते हैं सारी दवाइयाँ बंद कर देंगे, इंसुलिन भी बंद कर देंगे, ड्रग्स, मेडिसिन सब कुछ बंद कर देंगे। अभी पेशेंट 2 दिन क्या कहते हैं, चलो 2 दिन किसी तरह से सँभालेगा, कहेगा लग रहा है नई दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, हो जाएँगी 1-2 दिन में मैनेज बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर नहीं होने की बजाय वो क्या होता है, तीसरे दिन उसको उल्टा बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वो पेशेंट एकदम छटपटाने लगेगा, घबरा जाएगा एकदम पूरा, उसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में आ गया है कि वहाँ पे नई दवाइयाँ उसको सूट कर नहीं रही हैं, पुरानी दवाइयाँ उसने बंद करा दी हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। तो अभी क्या करना है ना कि अगर आप कोई नई दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट करो पेशेंट पे, तो सबसे पहले ना देखो कंडीशन क्या है पेशेंट का। बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने दवाइयाँ बंद करने से उसका कंडीशन और ख़राब हो जाए, क्योंकि तो भाई 5 साल से वो दवाइयाँ लेके आ रहा है, 6 साल से 10 साल से खा रहा है दवाइयाँ। अचानक से बंद करोगे तो बॉडी का कंडीशन कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा नहीं। हाँ, तो वहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर इंसुलिन ले रहा है पेशेंट तो चीज़ें हमेशा टेपर करो धीरे-धीरे, डोज़ वग़ैरह हमेशा धीरे-धीरे टेपर करो। लेकिन साथ में मॉनिटरिंग बहुत मस्ट है, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि उस पेशेंट को ओवर इंसुलिन का डोज़ दे दो ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में चले जाए, इमरजेंसी कंडीशन में चला जाए, जहाँ पे उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो जा रहा है। तो हमें इंसुलिन का डोज़ भी बहुत सँभल के, बहुत समझ के, बहुत प्रिसाइज़ली कैलकुलेट करना चाहिए। और जो भी पेशेंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे डील करनी है, डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं मैनेज कर पा रहे, तो वहाँ पे आप स्पेशलिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हो, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे जो मैनेजमेंट करना है, ओपीडी लेवल पे जो आपको मैनेज करना है या जनरल प्रैक्टिस में जो आपको मैनेज करना है, वहाँ पे आपको बेसिक पेशेंट को कंट्रोल करना है, उसका डायबिटीज़ वगैरह को मॉनिटर करना है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस को आप ट्रीट करने की कोशिश मत करो कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो। लाइक रेटिनोपैथी का पेशेंट है, वहाँ पे आप कहोगे कि मैं अपनी दवाइयों से तुम्हारा सब कुछ सही कर दूँगा, तो अपनी नया दवा स्टार्ट के चक्कर में पुरानी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। वहाँ पे पेशेंट पता चलता है कभी-कभी भगवान के प्यारे हो जाता है। भगवान का प्यारे ना हो भी, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह स्टेज में तो चला जाता है, या हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज में चला जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है तो पीछे जाके वो बाद में 2-4 गालियाँ सुनाएगा आपको। या वो डॉक्टर था उसने पता नहीं कौन-सी दवाई दी, मेरा हालत ख़राब हो गया, मेरा हालत ऐसे-ऐसे हो गया। तो वहाँ पे वही देखो सिंपल सी बात है, सँभल के करो, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी बात है, अच्छी तरीके से करो, उस मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करो जो पेशेंट को सूट कर रहा है। और पेशेंट का मॉनिटरिंग, पेशेंट का काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। Then after this, starting with insulin, like next step is add long acting insulin. Step 1, single dose inject may start 30 to 70 in the morning. Starting dose is 10 unit in the morning. Monitor fasting and postprandial increase by 2 to 4 units every day. Step 2 is when doses exceed 30 unit, divide into dose, that is 2/3 and 1/3. For example, 20 unit is injected in the morning and then 10 unit injected in the night, and continue the tablets off like if he's taking metformin or if fasting is high, increase evening dose, and if postprandial is high, increase the morning dose. सो बेसिकली सिंपल सी बात है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यही है कि बॉडी में एक बार इंजेक्ट कर दिया, काफ़ी समय तक असर बना के रख रहा है वहाँ पे। तो अभी क्या है ना कि जो डोज है, अगर आप किसी पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करो, तो आप मॉर्निंग में समझ लो आपने उसको 10 यूनिट इंसुलिन आपने इंजेक्ट किया है, बिफोर ब्रेकफास्ट आपने उसको इंजेक्ट किया है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको अपना ब्रेकफास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट स्किप करेगा तो हो सकता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो जाए और उसको इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, वो पेशेंट सुस्त, एकदम जैसे मतलब गांजा पी के पड़ा हो, सो रहा हो बंदा, ऐसा लगेगा। तो वहाँ पे क्या करना है ना कि इंसुलिन डोज स्टार्ट किया है, 10 यूनिट इंसुलिन आपने समझ लो दिया, अगर मैनेज नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप डोज को आप इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज मैक्सिमम अप टू 30 यूनिट्स, 30 यूनिट तक आप दे रहे हो। उसके बाद अगर 30 यूनिट से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो वहाँ पे आप इसको ब्रेक डाउन करो, लाइक 10 यूनिट सुबह दे दिया और 20 यूनिट आपने शाम को दे दिया, रात में दे दिया। तो फास्टिंग अगर ज़्यादा है तो रात की इवनिंग डोज आप बढ़ाओ, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अगर दे रहे हो, और अगर पोस्टप्रांडियल ज़्यादा है तो वहाँ पे आप क्या करो, मॉर्निंग डोज बढ़ाओ। सो इफ फास्टिंग इज हाई, इंक्रीज इवनिंग डोज, एंड इफ पोस्टप्रांडियल इज हाई, इंक्रीज मॉर्निंग डोज। सो आप ऐसे मतलब समझ सकते हो कि इंसुलिन का जो डोज है, मतलब बड़े
उसका खेल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। अगर समझ जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिश और करना, कहीं और से भी रेफरेंसेस लेके समझने की कोशिश करना। और हम फार्माकोलॉजी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ के मेडिकेशंस के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन, इंसुलिन का डोज़ कैसे मैनेज करना है, इंसुलिन का डोज़ कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऊपर-ऊपर पढ़ा के छोड़ दूँगा, आगे भी समझाऊँगा। बट द थिंग इज़, अभी इनिशियली आपको इतना समझना है कि अगर 30 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन हो रहा है तो वहाँ पे उसको तोड़ना है। 10 यूनिट सुबह दो, 20 यूनिट शाम को दो। अगर उसका मॉर्निंग वाला कहते हैं फास्टिंग, अगर काफ़ी शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है तो शाम का जो डोज़ है उसको बढ़ा दो, और अगर पोस्ट प्रेनेडियल बढ़ा आ रहा है तो मॉर्निंग का डोज़ बढ़ा दो। सो ये डिपेंड करता है अपॉन द पेशेंट। बीएसएल मॉनिटरिंग आप उसको प्रॉपर सुबह शाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रॉपर सुबह शाम मॉनिटर करो, देखो कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कतें बढ़ रही हैं, कहाँ पे उसकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, और डोज़ वगैरह आप मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये बेसिकली ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के केस में था, जो काफ़ी समय तक अपना असर बनाए रखते हैं। Then comes the stage 5, that is at short acting insulin, example bolus before meal. So now don't alter the dose of Mixtard, which is already at maximum. Step 1, inject human insulin or 4 unit, or 4 unit in the morning and 4 unit in the afternoon. Monitor pre-lunch and pre-dinner sugar. Add 2 to 4 units to morning dose every 3 days till pre-lunch is less than 180 mg percent. Add 2 to 4 units to noon dose every 3 to 4 days till pre-dinner is less than 180 mg percent. Step 2 is inject human insulin hour before dinner. Example 10 unit, 12 unit, 8 unit for every severe cases. And step 3 is when bolus dose is significant, stop sulfonylurea. Continue tablet metformin 500 mg BD and tablet wobbly goes 0.3 mg OD. So basically इतना जो मैंने अभी बोला है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में, देखो समझने की कोशिश करना। हमने मेटफॉर्मिन दिया, चीज़ें नहीं कंट्रोल में आई, फिर हमने सल्फोनिलयूरिया ऐड किया, उसमें भी कंट्रोल नहीं है, फिर हमने कुछ और दवाइयाँ ऐड की, ग्लिप्टिन्स वगैरह ऐड किया, उसमें भी चीज़ें नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है भाई। तो बात नहीं बनेगी तो हमने फिर क्या किया, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे दिया, जो काफ़ी समय तक असर बना के रखती है। हमने उसको क्या कहते हैं, डोज बढ़ा के दिया, कभी 20 यूनिट 30 यूनिट हम चला रहे हैं। 30 यूनिट के बाद अभी क्या है कि हमें देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से। उसका जो हमने सुबह इंसुलिन दिया था उससे मैंने नहीं होता। उसके बाद क्या करना है ना, कि अभी आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ साथ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कुछ समय तक, स्पेसिफिक समय तक असर बना के रखती है। तो बेसिकली जब ये खाना खाने से पहले, ब्रेकफास्ट के पहले या उसके पहले आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो पेशेंट को, सो दैट जैसे ही वो खाना खाता है, कुछ डाइट ले रहा है ना, तो उसका कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन या हाइपरग्लाइसेमिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज नहीं हो रहा, अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, चेक करके मेंटेन करके रखेगा इंसुलिन जो भी है ये शॉर्ट एक्टिंग, कि इनिशियली जब वो खाना खा रहा है ना, तो उस टाइम पे कम से कम चीज़ें उसका ख़राब नहीं हो रहा है। तो ये इसका भी डोज वही है कि अगर आप कहते हैं इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कहते हैं 4 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। सुबह 4 यूनिट दे दो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के पहले, फिर आफ्टरनून में 4 यूनिट के बीच दे सकते हो अगर पेशेंट का ये कहते हैं ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से आप इंसुलिन का डोज बढ़ा और घटा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, कि वेदर ही इज एबल टू मेंटेन द blood sugar level or not. If the patient is not able to maintain the blood sugar level or the optimal level of the blood, so in that case you have to precisely decide the medication which you are going to prescribe, and you have to suggest the only medication which is more required and more frequently, which will help him to control the BSL. सो बेसिकली हमें फालतू दवाइयाँ नहीं ऐड करनी है, फालतू मेडिकेशंस नहीं चलाने हैं, हमें सिर्फ स्पेसिफिक दवाइयाँ वही चलानी है जिसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जिसको उस पेशेंट की ज़रूरत है, जिससे उसका कंडीशन इंप्रूव हो सके। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डायबिटीज़ से बहुत लोग परेशान है, हर 10 से 15वां बंदा जो है ना वो डायबिटीज़ से जूझ रहा है। पेशेंट बहुत है मार्केट में, हमारा टारगेट ये है अच्छे पैसे बनाना नहीं, बनेंगे पैसे पेशेंट आएंगे तब, लेकिन हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पेशेंट का इलाज अच्छे से करना है। एक पेशेंट अगर खुशी खुशी इलाज होके जाता है उसका ना, तो आपको 10 पेशेंट अपने आप देगा, तो आपका बिजनेस तो बन ही जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जो पेशेंट आ रहा है ना वो पैसे दे तो उसको फ़ायदा उस चीज़ का हो, ऐसा नहीं हो कि वो फिर भी परेशान रहे, ग्रस्त रहे। आपने उसको 2-4 मेडिसिन आपने याद था कि अच्छा डायबिटीज़ में वही मेटफॉर्मिन दिया जाता है, लाओ दे दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया, दे दिया पेशेंट को, पेशेंट चल रहा है, खा रहा है, परेशान हो रहा है, उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। एक तरीका होता है पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का, जो हमने डिस्कस किया, समझा कि किस स्टेज पे कैसे कैसे क्या क्या ऐड करना है। सो स्टार्टिंग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट विथ बाइग्यूनाइट्स दैट इज मेटफॉर्मिन, add sulfonylurea if the patient is not able to maintain the blood sugar with the biguanides,
और फिर उसके बाद ऐड थर्ड न्यू ड्रग्स इन केस इफ द पेशेंट रिक्वायर्स मोर drug to maintain the BSL. You can add acarbose, you can add gliptins, you can add meglitides before the meal if the person is having irregular or skipping his meals often. And then other is act long acting insulin if the patient is like suffering with type 1 diabetes, if he is not able to maintain his optimum level with the medications he is going through, if he is suffering with any of the major complications, or if he is going through any stress conditions, or if he is having jaundice, suffering with jaundice, और कोई पैंक्रियास निकाल के दे दिया किसी डॉक्टर ने किसी और को, तो उस केस में भी इंसुलिन आप स्टार्ट करना है। तो पहले लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन स्टार्ट करना जो काफ़ी समय तक असर बना के रखता है, उसको भी डोज मॉनिटर करना है, टेपर करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। फिर भी अगर इससे मॉनिटर नहीं होता, उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का बोलस आपको स्टार्ट करना है बिफोर द मील टू मेंटेन द ग्लाइसेमिक लेवल ऑफ द पेशेंट। Now let us discuss what is other than these medications, डायबिटिक एंटी डायबिटिक medications के साथ साथ और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कंडीशन जो भी है। तो लाइक कैप्सूल बीको जिंक 1 डेली, बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन में आता है। इट इज़ एडवाइसेबल फॉर एवरी डायबिटिक इफ डायबिटीज इज सीवियर और एसोसिएटेड विद पेरिफेरल न्यूराइटिस। सो पेरिफेरल न्यूराइटिस के साथ अगर डायबिटीज़ एसोसिएटेड है तो उस केस में आप क्या करते हैं, बीकासूल या बीकोजिंक 1 टैबलेट डेली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक के कॉम्बिनेशन में आता है। फिर देन टैबलेट एंटॉक्सिड 1 BD, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इट कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर एल्डरली पेशेंट्स विथ एथेरोस्क्लेरोसिस, ISD और हाइपरटेंशन। सो इफ एनी ऑफ द पेशेंट और सीनियर पेशेंट या जो बूढ़े होते हैं, मतलब ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो उस केस में आप एक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट भी ऐड करो बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट विल प्रिवेंट एनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन विच कैन बी डेवलप ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। Then tablet GLA 120 1 BD, it is a combination of omega-3 fatty acid plus alpha lipoic acid. It is prescribed to delay macrovascular complications such as nephropathy and retinopathy. So अगर डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस है, लाइक उसका मैकुलर चेंजेस दिख रहा है, आपको रेटिनल चेंजेस दिख रहा है और उसको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उस केस में एक प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से आप उसमें मेडिसिन और प्रिस्क्राइब करोगे और मेडिसिन और जोड़ोगे। उसमें टैबलेट GLA 120 आता है, 1 BD दोगे। ये क्या होता है, ओमेगा-3 फैटी एसिड प्लस अल्फा लिपोइक एसिड का कॉम्बिनेशन में होता है। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेज होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसको प्रिवेंट करता है, इसको होने से बचाएगा। तो अगर आपको पेशेंट प्यारा है, अगर आपको लगता है कि उसको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें विशेष कर ध्यान रखना कि हमें सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करना, हमें डायबिटीज़ के साथ साथ उसको फ्यूचर में हो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो ना, उसको भी मॉनिटर करना, उसको भी मैनेज करना, उसको भी ध्यान देना। सो इस केस में हमें पेशेंट को टैबलेट GLA 120 1 BD आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। फिर लिक्विड सिरप विद शुगर बेस शुड बी अवॉइडेड। ऑब्वियस ही बात है, हमें चीनी तो मना ही करना है, तो जहाँ पे शुगर है वहाँ से डायबिटीज़ वाले को तो दूर दूर तक कहीं दिखना नहीं चाहिए। तो लिक्विड शुगर कंटेनिंग सिरप शुड बी अवॉइडेड। इफ अ डायबिटिक पेशेंट नीड एंटी हाइपरटेंसिव्स, advise ACE inhibitors such as tablet Envas 2.5 to 10 mg OD और tablet Listril 2.5 to 20 mg OD। सो बेसिकली कोई कोई पेशेंट होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, साथ में हाइपरटेंशन होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, बहुत सारी बीमारियां लेकर घूमते रहते हैं, जिनको वरदान में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो मिल ही जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के केस में अगर सस्पेक्टेड डायबिटीज़ है और कंफर्म केस ऑफ डायबिटीज़ है प्लस कंफर्म केस ऑफ हाइपरटेंशन है, तो आप हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में टैबलेट एनवास और टैबलेट लिस्टिल प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये 2.5 mg से 10 mg टैबलेट के डोज में आते हैं। Tablet Envas or tablet Listril is prescribed to the person who is hypertensive and who is also suffering with diabetes. So in that case, if a person is suffering with hypertension, prescribe with tablet Envas and tablet Listril, which comes in a combination of a dose of 2.5 mg to 10 mg, and it should be prescribed OD once a day.